गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और परसेंटेज कंपोजिशन को निकालना मैंने सिखा दिया था। उसके बाद मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, इसका यूज कहाँ पर कैसे है, चलो ठीक है। अगर हम कोई कंपाउंड जानते हैं तो उस जो जान रहे हैं कंपाउंड उसका हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन ये है कि जब नया कंपाउंड फॉर्म होता है तो नए कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, नए कंपाउंड को फॉर्म कर करके हम देखते हैं कि वो उसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या परसेंटेज कंपोजिशन है। तो उस तरह से ये हमें बहुत ही हेल्प करने वाला है कि जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। लेकिन हम लोग सीखते किसमें हैं, अभी आप लोग जैसे सीख रहे हो केमिस्ट्री, तो हम लोग कहाँ पर सीखेंगे इसको हम सीखेंगे कि जो नोन कंपाउंड हो, लेकिन हमारा जो मेन एप्लीकेशन है रिसर्च में वो अननोन कंपाउंड को निकालने के लिए होता है। तो मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ एक लाइन में होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये क्या होता है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। जैसे कोई भी आपको जो लिखा मिलता है एक्चुअली में वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है, लेकिन उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है वो क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और कोई पूछता है, कोई कभी मान लीजिए वाइवा होता है या कोई ऐसे ही आपसे पूछता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो कुछ लोग घुमाने लगते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने उसको एक लाइन में बता दिया है। आप यही बताइए कि एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल सिंपल रेशियो, या कह सकते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस आइटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। कैसे आप देखेंगे, जैसे सपोज करिए कि आपको लिखा मिलता है C6H12O6, ये लिखा मिलता है, तो आप ये देखते हैं तो ये क्या एक्चुअली में ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लिखा हुआ है। अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे, छोटा नंबर क्या, 6, तो 6 से 6 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2O। ये CH2O क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो, ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C6H12O6। अब ये कैसे निकलता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि जब परसेंटेज कंपोजिशन बताया था कि जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है बेटा। और अगर से ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 40% कार्बन क्वेश्चन दिया हुआ है और 6.66% हाइड्रोजन है, तो हमने आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताते समय ये बताया था कि परसेंटेज हमेशा 100% होता है। अगर 100% नहीं है तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर दो आपका एलिमेंट दिया हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन उस कंपाउंड में, और यहाँ पर अगर हम ऐसे देखें, मोटा मोटा एक हिसाब लगाएं तो ये 46.66% बचता है। और आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, 100 से उसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग कितना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नहीं दिया होता है उसको हम ऑक्सीजन कंसीडर करते हैं कि वो वाला एलिमेंट क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा। तो आप सीधे करिए कि 100 कर लीजिए और 100 से आप कर दीजिए 40 ऐसे कर लीजिए, यहां से 46.66, तो यहां पर 4 आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बचेगा वो आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर जो आपका रिमेनिंग बचेगा वो आ जाएगा आपका 5। यानी ये जो रिमेनिंग आया है वो कौन आया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज आया है। ये कहां से आया है, ये आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का परसेंटेज हमने जोड़ लिया और 100 से उसको माइनस कर दिया, क्योंकि आपको बताया था कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है जो दिया होता है वो 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट मिल गए बेटा, कौन कौन सा मिल गया, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन।
ठीक है। तो अब जो परसेंटेज कंपोजिशन जो आपका परसेंट में दिया था, यानी जो यहाँ पर एक मिसिंग था, मैंने क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि आपको 2 दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, तो आप उसे ऑक्सीजन कंसीडर करना, और निकालने का तरीका ये है कि जितना भी दिया होगा उसको दोनों को ऐड कर करके आपको जो है 100 से माइनस कर देना रहेगा, तो जो रिमेनिंग रहेगा ऑक्सीजन वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंट दिया 40%, इसका दिया है 6.66%, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज निकल करके आया है आपको जिस माध्यम से मैंने बताया है वो आया है 53.44%। अब क्या करना है बेटा कि ये सारे परसेंट में है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम इसका मोल निकालेंगे। तो परसेंट आपका 100 में है और ग्राम में हम यहाँ करेंगे, तो 100 को मान के करेंगे, तो जितना आप ऐसे रिमेनिंग जितना लिखा हुआ परसेंट आप उसे ग्राम में भी करेंगे तो वो एग्जैक्टली सही आएगा। तो यहाँ हम 40 लिखेंगे सीधे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 6.66, और यहाँ पर लिखेंगे 53.44। ठीक, तो यहाँ पर हम फिर आगे करेंगे, फिर क्या करना है हमें, कन्वर्ट इनटू मोल। तो मोल में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि कार्बन का जो आपका एटॉमिक मास दिया है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो उसका जो मास दिया है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 6 का इसका कर देंगे 1 से, इसका कर देंगे 53.44 अपान ये आएगा 16 कर देंगे। तो चलिए मैं आपको एक बता देता हूं, आप बाकी करिए, 2 का करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये आ जाएगा 6.66, अब इसका कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना आएगा आप लोग बताएं करके, तो ये नियरली आएगा 3.33, ये आएगा आपका लगभग 3.33, आप अगर करेंगे तो इतना है। अब ये कह रहा है कि मोल तो आपका आ गया, आपका आपने इसको कन्वर्ट भी कर लिया परसेंट टू ग्राम में भी कर लिया। अब यहाँ कह रहा फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स देम, इनमें से सबसे छोटा आपको नंबर पता करना है कि कैसे मिलेगा। तो सबसे छोटा नंबर कैसे मिलेगा बेटा, जो सारी वैल्यूज दी होती हैं उनमें से देख लीजिए कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है, उसी से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे यहाँ पर लिखा 3.33, वही सबसे छोटा है, तो 3.33 अपॉन 3.33, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पर है 6.66 अपॉन 3.33, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पर है 3.33, तो अपॉन 3.33, तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर एक और भी कॉलम मैंने बनाया है, ये कॉलम आपको याद होने चाहिए। ये लिखा है फाइंड होल नंबर। फाइंड होल नंबर का मतलब कि जैसे हमने इसको डिवाइड किया और एग्जैक्टली 1 to 1 आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर 1.5 आ जाता, यहाँ पर 2.5 आ जाता, तो हम क्या करते, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करते कि उससे मल्टीप्लाई करा जाए और ये नंबर होल में कन्वर्ट हो जाए। यानी हम फ्रैक्शन में अगर यहाँ पर कोई आंसर आता है तो उसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपका पहले से होल नंबर आ गया है तो उसको कोई हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम वैसे रहने देंगे जैसा कि वो रहता है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है आया है आंसर होल नंबर में, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि अगर यहाँ पर 1.5, 2.5 या 1.4 इस तरह से अगर कोई आता है तो हम एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई सबसे छोटा नंबर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा छोटा नंबर सिलेक्ट करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो आप सिंपल वैसे भी लिख दीजिए 1 to 1, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है क्योंकि यहाँ पर आपको कन्वर्जन नहीं करना था। ठीक, तो ये आपका मिल गया होल नंबर। अब क्या करना है कि इंपेरिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो आप
यहाँ पर नंबर पाए हैं, फाइंड किए हैं होल नंबर, उसको क्या करिए, जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिख करके वहां फिक्स कर दीजिए। C1 आया है, H2 आया है और वो 1 आया है। यानी इसको अगर हम और ऐसे लिखना चाहें तो 1 को तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया है। तो ये आ गया CH2O आ गया है। क्या आ गया है? CH2O। तो CH2O क्या हो गया बेटा? इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है। अब अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, कुछ जगह पर लिखा होता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, या कुछ जगह पर ऐसे भी लिखा होता है कि इंपेरिकल फार्मूला n। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? n। तो n कैसे निकालते हैं? n निकालने का तरीका होता है जो आपका होता है मोलर मास, या कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास दिया होता है अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास दिया होता है उसको इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें n निकल कर आता है, और फिर हम n का मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला में कर देते हैं, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाता है। बट कुछ जगह पर जो है डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया होता है, वहां पर वेपर डेंसिटी दिया होता है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा कि हम उसको कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो अगर ऐसे वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, या हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला से वेपर डेंसिटी बनाना है, तो क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हमें मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। अगर मॉलिक्यूलर मास से हमें वेपर डेंसिटी बनाना है तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी अगर कहीं BD दिया है तो मॉलिक्यूलर मास हमें पता करना है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू BD। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर कहीं पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है और वेपर डेंसिटी के फॉर्म में दिया है तो 2 इंटू BD कर देंगे। BD क्या है? वेपर डेंसिटी। ठीक है। लेकिन वेपर डेंसिटी जब दिया होगा तब, अगर नहीं दिया है तो हम इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग n फाइंड करने वाले हैं। हमें मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होता है, 180। इसका दिया हुआ है पहले से ही, 180 कर देते हैं। और हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो है इसका इंपेरिकल फार्मूला मास निकालने वाले हैं। इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, आप उसका मास जोड़ लीजिए सारे का। जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दिया, और हमारा ऑक्सीजन का 16 होता है वो लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर ऐसे जोड़ लेंगे सीधे सीधे, तो हमें ये मिल जाएगा 30। और 30 क्या? U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है। तो हम 180 को डिवाइड कर देंगे इससे 30 से, 30 से कर दिया, तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 0 कर लीजिए, यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी n इक्वल टू क्या आ गया 6। अब हम ऊपर चलते हैं, जो हमने ये फार्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दिया है बेटा वो निकालना है आपको। यहाँ पर n पता चल गया है, कितना है 6, n क्या आ गया 6। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला वही है CH2O। तो इस 6 का मल्टीप्लाई इस कार्बन में होगा, इस हाइड्रोजन में होगा और इस ऑक्सीजन में होगा। तो फिर क्या बनने वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो ये रहा आपका एम्पिरिकल फार्मूला और ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप इसको देख लीजिए एक बार